आप सभी के लिए इस एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पर प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए एक मॉडल पेपर आपके सामने है। काफ़ी स्कूलों के अंदर प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आपको ऐसा या इससे मिलता जुलता प्री बोर्ड पेपर आपको ज़रूर मिलेगा। इस पेपर की सहायता से आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि आपको केमिस्ट्री कितनी आती है। तो बिना टाइम ख़राब किए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आसन अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक प्राइवेट परीक्षा 2022 के लिए है। विषय रसायन विज्ञान पेपर का पूर्णांक है वो 56 अंक का होगा, और जो समय अपने लिए निर्धारित किया गया है वो 2 घंटे 45 मिनट है। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्टों का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो उस ज़िले के व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो नए स्टूडेंट है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले दिनों में जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोसों का नहीं है? मतलब शब्द को पकड़ना, क्रिस्टलीय ठोसों का नहीं है। जल्दीबाजी में हम नहीं भूल जाते हैं। कठोरता होती है क्रिस्टल ठोसों में, सघनता होती है, समदेशिकता नहीं होती है, विसमदेशिकता होती है। अर्थात क्रिस्टल ठोसों का गुण नहीं है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? समदेशिकता। सबसे विशेष बात है ये जो प्री बोर्ड पेपर है वो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। इसी प्रकार का आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आपको पेपर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। मांड प्रक्रम में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो मांड प्रक्रम में निकिल धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ पे आपको एक बात और याद करनी है कि बोन ऑर्किल विधि आपने सुनी होगी, जो मांड प्रक्रम से मिलती जुलती है। इस विधि के द्वारा जर्कोनियम एंड टाइटेनियम का शुद्धिकरण किया जाता है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मांड प्रक्रम के द्वारा किसका शुद्धिकरण होता है? निकिल धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, और वॉन ऑर्किल विधि के द्वारा जर्कोनियम व टाइटेनियम धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, COCl2En2 प्लस में कोबाल्ट की समन्वय संख्या अर्थात द्वितीयक संयोजकता आपको बतानी है। ध्यान रखना, जो समन्वय संख्या है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? द्वितीयक संयोजकता को। और जो ऑक्सीकरण अंक होता है केंद्रीय धातु का वो रिप्रेजेंट करता है किसको? प्राथमिक संयोजकता को। ये वर्णन सिद्धांत की सहायता से समझाया जाता है। तो देखो सीधी सी बात है, 2 तो यहाँ पर Cl है, En के साथ द्विदंतु के लिगेंड, देखो 2 Cl है और En कितने 2, लेकिन En के साथ द्विदंतु के लिगेंड है, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 6। तो अर्थात यहाँ इस कंपाउंड में कोबाल्ट की जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेंजाइलिक हैलाइड का आपको संरचना बनेगी। बेंजाइलिक हैलाइड में हैलोजन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। तो देखो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन से देखो एक तो हैलोजन जुड़ा है, एक बेंजीन बोले, और 2 हाइड्रोजन, अर्थात इस कार्बन से 4 जुड़ा है। इसका मतलब इस कार्बन में संकरण कौन सा हो गया? sp3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। एक चीज़ बता दूँ कि इस मॉडल पेपर के, इस प्री बोर्ड पेपर के अलावा कुछ प्री बोर्ड पेपर मैंने और भी हल कराए हैं, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस पेपर को हल करने के बाद आप उनको भी देख लेना। अगला क्वेश्चन है, RCl प्लस NaI से क्या हो गया? RCl प्लस NaI की क्रिया से Ri प्लस NaCl बनता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से Na और यहाँ से Cl चला गया, और इस R के साथ I जो एल्किल क्लोराइड एल्किल आयोडाइड बन गया। तो एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि को आप क्या बोलते हैं? फिंकल स्टाइलन विधि। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो उपरोक्त अभिक्रिया वो कौन सी है? फिंकल स्टीन अभिक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिनोल की अभिक्रिया। फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो अभिक्रिया हम यहाँ करवा के देख लेते हैं। फिनोल का मतलब क्या होता है? बेंजीन वलय के ऊपर OH। क्रिया किससे करवानी है? सांद्र HNO3। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका सांद्र
और HNO3 को रिएक्शन करने का तरीका होता है HONO2, जिससे आप इजीली समझ जाओ। और रिएक्शन किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो जो NO2 है वो दोनों ऑर्थ और पैरा पे जुड़ जाता है। तो आपका उत्पाद क्या बनता है? यहाँ OH, यहाँ पर NO2, ये NO2 NO2 बन गया। इसका रियल नाम क्या होगा? जो 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राईनाइट्रो, 2,4,6 ट्राईनाइट्रो, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। लेकिन यहाँ याद करना कि इसको नॉर्मली भाषा में क्या कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल। तो सीधी सी बात है कि फिनॉल की क्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में आपका क्या बनेगा? पिक्रिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अपवर्त शर्करा क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। देखो आप सभी को पता है कि जब सुक्रोज का हम जल अपघटन करते हैं तो हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन करने पर जो शर्करा प्राप्त होती है उसको अपवर्त शर्करा कहते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। कि सुक्रोज के, यहाँ में लिख दो आपको, सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त शर्करा को अपवर्त शर्करा कहते हैं। तो सुक्रोज के जल अपघटन से हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर के साथ ये अच्छी तरीके से आपको याद भी हो रहे होंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रकाशिक अक्रिय या अकार्यल अमीनो अम्ल है। तो देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो सबसे सरल अमीनो अम्ल होता है वो क्या होता है? ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। देखो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में यह बना दूँ H2N C, एक H ऊपर जोड़ दिया, दूसरा H नीचे, COOH। अब जो सीधी सी बात है कि प्रकाशिक सक्रिय कौन होगा? जिससे कार्बन से जुड़े चारों समूह समान हो। लेकिन इससे कार्बन से जुड़े ये दो समूह समान है, सॉरी, कार्बन से जुड़े जो चारों समूह अलग अलग होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रकाशिक सक्रिय या किरेल। लेकिन इसमें कार्बन से जुड़े दोनों समूह समान है, इस कारण से ये प्रकाशिक अक्रिय या अकार्यल हो गया है। एग्जाम्पल याद करें ग्लाइसिन। अगला, जल में विलेयशील, जल में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जल में विलेय विटामिन कौन सा होता है? तो आपको पता है विटामिन B एंड C किसमें विलेय होते हैं? जल में। इसके अलावा वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से? कमेंट्स में आप जरूर बता दें। तो जल में विलेय विटामिन A, D, C और E। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। वसा में विलेय विटामिन कौन से? कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे मुझे भी आइडिया लगेगी आपको कितना आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल है, आपको जो दिया गया है आवश्यक अमीनो अम्ल है ग्लाइसिन, वेलिन, एलानिन या प्रोलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलिन। वेलिन कैसा है? आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल को ज्ञात करने का तरीका हमने बताया था टीवी मिल पथ, टीवी मिल पथ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करे। इसी प्रकार का पेपर है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी ज़रूर मिलेगा। तो इस पेपर को अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें और आपके जो काफ़ी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर और जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर भी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इससे मिलता जुलता पेपर जरूर मिल जाएगा। धातु अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। धातु अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, आप सभी जानते हो उस अशुद्धि को हम क्या बोलते हैं? या तो कहेंगे गैंग या अधात्री, या उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहते हैं। अगला, लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है। अगला क्वेश्चन, COEN3 कोष्टक Cl3 संकुल में CO की प्राथमिक संयोजकता। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब प्राथमिक संयोजकता पूछे इसका मतलब केंद्रीय धातु का आपको क्या बताना है? ऑक्सीकरण
अंक, क्या बताना है, ऑक्सीकरण अंक। तो यहाँ पर आप COEN3Cl3 में कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण अंक निकालोगे वो कितना, यह निकाल के बता देता हूँ मैं, COEN3 कोष्टक बंद Cl3, जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं, X। एथिलीन डायमीन कितने होते हैं, 3, इस पे आवेश होता है 0, 3 Cl पे होता है -1 बराबर 0, तो x ये हो गया 0, तो ये हो गया -3 बराबर 0, उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, +3। तो यहाँ पर इस कोबाल्ट की जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। प्राथमिक संयोजकता पूछी ध्यान रखना, अगर ऑक्सीकरण अंक पूछता तो हम लिखते +3, लेकिन प्राथमिक संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, BCC की संकुलन दक्षता कितनी होती है। आप सभी जानते हो BCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68% होती है। बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना। SCC की जो संकुलन क्षमता होती है वो 52.4% होती है और FCC की संकुलन क्षमता 74% होती है। बिल्कुल क्लियर माइंड में होना चाहिए। इसके बाद अत्यलघुरात्मक का दूसरा क्वेश्चन है, हेनरी नियम लिखिए। देखो 2 नियम आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया था, या तो राउल्ट का नियम या हेनरी का नियम। तो ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो आप बिल्कुल हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम दोनों तरीके से याद कर लेना, इनमें से एक आपको पूछ लिया जाएगा। तो हम बात करें किसके, हेनरी का नियम। तो इस नियम के लिए क्या लिख सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब या आंशिक दाब बोल दो, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसको गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब को रिप्रेजेंट किससे करोगे, P से, और गैस के मोल अंश को X से, तो P समानुपाती X समानुपाती को उठाओगे तो P बराबर KHX। ये क्या हो जाएगा, हेनरी का नियम। इसके बाद अगला है, बेंजीन विलयन में एथेनोइक अम्ल है कि द्वितीयन अर्थात द्विलक की संरचना बनाइए। देखो होता क्या है, बेंजीन विलयन में जैसे आप एथेनोइक अम्ल को विलय करोगे तो एथेनोइक अम्ल के 2 अणु आपस में जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं द्विलक। तो इसके स्ट्रक्चर में इस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ पे CH3C, इधर OH, इधर डबल बॉन्ड O, एक और इधर बना दिया आपने, ये CH3 डबल बॉन्ड O, इधर आपका हो गया OH। अब यहाँ पर इन दोनों के मध्य ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल का द्विलक। तो एथेनोइक अम्ल का जो द्विलक के स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धातु प्लस गालक से A बन रहा है। तो धातु प्लस गालक को जब भी हम मिलाते हैं, धातु प्लस गालक को जब भी हम मिलाते हैं तो जो बना उसका नाम बताना। तो A यहाँ पर क्या हो गया आपका, धातुमल, उसको हम क्या कहते हैं, धातुमल। तो धातु प्लस गालक की क्रिया से क्या बनता है, धातुमल बनता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। सिंपल से डेफिनेशन लिख रहा हूँ ज़्यादा, कि लेंथेनोइड श्रेणी में लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर लगातार परमाणुीय आकार में कमी आती, परमाणु आकार में कमी आती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड आंकुचन या लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिए, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 413 व 433 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों के नाम लिखो। तो इसको देखो, यहाँ हम इसको हल कर लेते हैं कि थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखिए, इसलिए कि ये जो प्री बोर्ड का पेपर है वो जल्दी हल हो जाए। देखो एथेनॉल की स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ, CH3CH2OH। आपने क्या किया है, इसको
सांद्र H2SO4 के साथ इसको गर्म किया है। अब दो कंडीशन आपको याद करनी है, एक तो आपने 413 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं और दूसरा 433 केल्विन पे। जो 433 केल्विन पर क्या होगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर चला जाएगा, तो 433 केल्विन पे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 अर्थात किसका निर्माण होगा, एथीन का। लेकिन 413 केल्विन पर इसके दोनों आपस में क्रिया करेंगे, CH3 CH2 OH दोनों में नहीं बना दिए, ये CH3, तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, तो ईथर का निर्माण हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। नाम क्या होगा इसका, डाई एथिल ईथर। बिल्कुल क्लियर हो गए। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर गर्म करेंगे तो डाईएथिल ईथर का निर्माण होगा, और 433 केल्विन पर गर्म करेंगे तो एथीन का निर्माण होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा गया कि सैंडमायर अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखें। किसकी, सैंडमेयर अभिक्रिया की आपसे ये रासायनिक समीकरण पूछ रहा है। तो देखो इस समीकरण को हमें जो सैंडमेयर अभिक्रिया को पर डिटेल से पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। बेंजीन वलय के ऊपर NH2 जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलेंगे। इस एनिलीन की क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से या NaNO2 प्लस HCl से करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, बेंजीन डाईएजोनियम लवण। किसका, बेंजीन डाईएजोनियम लवण का निर्माण होता है। अब इसकी क्रिया क्यूप्रस हैलाइड जैसे Cu2Cl2 प्लस HCl से करवा दिया तो क्या हुआ, यहाँ से HCl बाहर N2 बाहर और इस Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका Cl आ गया प्लस N2 प्लस, थोड़ा इसको जगह लेते हैं, N2 प्लस HCl है क्या, वो बाहर चला गया। तो ये जो रिएक्शन है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हमने क्लोरोबेंजीन बनाए, इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, सैंडमेयर अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पूछी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि CH3NH2 CH3 होल ट्वाइस NH और CH3 क्यूब N की क्षारीयता के घटते क्रम में लिखो। देखो इसका मैंने एक तरीका बताया था, आपको ऐसे याद करना था। अगर अमोनिया भी हो तो उसको हम लिख सकते थे 21-30, सबसे अधिक 2 डिग्री एमीन, मेथिल के लिए उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। तो क्रम क्या हो जाएगा, घटता हुआ क्रम लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे CH3 होल ट्वाइस NH, फिर उससे कम प्राथमिक CH3NH2 और सबसे कम तृतीयक एमीन हो जाएगा तो CH3N। तो उम्मीद है ये जितने भी छोटे क्वेश्चन थे वो आपको रियली इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी स्पीड रखने का मतलब ये कि फटाफट पेपर हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लघुरात्मक क्वेश्चन बिल्कुल आपके जो जिलों में जो हाफ ईयरली के पेपर होंगे, सॉरी प्री बोर्ड के पेपर होंगे, वो आपको इसी अकॉर्डिंग मिलेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, तत्व B के परमाणु से HCP जालक बनाए और तत्व A के परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों को भरते A और B द्वारा बने यौगिक का सूत्र लिखिए। तो बिल्कुल आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि कंपाउंड कैसे बनेगा। कंपाउंड क्या होगा, एक तो A हो गया और B। तो B से तो HCP बना है, तो B तो उसके परमाणु की संख्या हो गई और A क्या, चतुष्फल की रिक्तियाँ। तो हमें पता जितने परमाणु होंगे उसके दुगनी क्या होती है चतुष्फल की रिक्तिका। तो अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा। क्लियर है। अब देखो, और जितनी चतुष्फल की रिक्तिका होगी उसके कितने हिस्से पे, 1/2, अर्थात इसको करो 1/3। अब देखो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 8/2 और ये 3 को आप उधर वाली साइड कर दो तो हो जाएगा B3। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8,2B3। बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि तत्व B के परमाणु से HCP जालक बनता है तो तत्व A के परमाणु 1/3 चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हैं। तो A तथा B द्वारा बने यौगिक का सूत्र 8,2B3। अगला है प्रतिलोम प्राशन प्रक्रम का आरेखीय निरूपण चित्र बनाइए। तो चित्र आपकी स्क्रीन के सामने है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इजीली पूछा जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ से एक बात बता दूँ कि ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रतिलोम प्राशन का उपयोग किस में किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि याद करना, समुद्री जल के
विलवणीकरण में, समुद्री जल के विलवणीकरण में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रतिलोम प्राशन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, राउल्ट के नियम को लिखते हुए, जो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, जल्दीबाजी में हम बहुत बार गलती कर देते हैं कि राउल्ट के नियम को लिखते हुए आदर्श और अनादर्श विलयन के एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहले तो राउल्ट का नियम बताना है, फिर आदर्श और अनादर्श विलयन। तो पहले आदर्श विलयन में जो सेम मिलते से कंपाउंड है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, किसका एग्जाम्पल हो गया? आदर्श विलयन का। इसके बाद हम बात करें अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल लिखें, तो वहाँ पर मैं जैसे मैंने ये लिख दूँ कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये भी अनादर्श विलयन हो गया। और एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एथेनॉल प्लस एसीटोन। यहाँ में ये दोनों एग्जाम्पल क्यों लिखे वो समझ लेना। एथेनॉल प्लस एसीटोन है वो तो धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन होता है ये ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है। अब हम बात करें राउल्ट के नियम की। इसके बाद देखो राउल्ट के नियम, तो राउल्ट के नियम को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है कि राउल्ट के नियम की हमें क्या लिखनी है, नियम लिखना है। एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है, ये राउल्ट का नियम। तो लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे कि लिखना क्या है हमें राउल्ट का नियम। यहाँ मैं वाष्पशील अवयव के लिए बता रहा हूँ आपको, तो लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे कि वाष्पशील द्रवों के विलयन, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसको आप लिख सकते हो P समानुपाती x, तो P बराबर P नोट x। ये हो गया आपका राउल्ट का नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण की सहायता से समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। छद्म कोटि का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता का मान 2 या 2 से अधिक होती है, लेकिन उसकी कोटि 1 होती है, उसे छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताना, तो एसिटिक, इसको लिख सकते हो एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। क्या लिखा है? एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड OO C2H5। क्रिया किससे करवा रहे हो? जल अपघटन है तो H2O अम्लीय माध्यम में, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस C2H5OH। अब यहाँ से एक बात समझना कि इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। इस कारण से इसकी जो अणुसंख्यता है उसका मान कितना हुआ? 2। लेकिन यहाँ पर जल आधिक्य में होने पर अभिक्रिया का वेग केवल इस एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात इसकी कोटि कौन सी हो गई? प्रथम। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता 2 या 2 से अधिक हो लेकिन कोटि प्रथम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन समझ गए हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 1/अर्ध आयुकाल का कितना 10 गुना होता है।
इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल और इसको मैंने वीडियो के माध्यम से एकदम ईजिली और डिटेल से समझाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको डिटेल से देख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित निम्न गुणों को समझाइए। एक गुण तो क्या दिया है कि संक्रमण तत्व रंग तथा रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। दूसरा ये चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। और तीसरा पॉइंट जो नेक्स्ट पेज पर है वो मैं ये लिख देता हूँ कि ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो जो सबसे पहली बात तो ये समझना कि ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। कितना? 1.5 नंबर का। और इसमें 3 पॉइंट पूछ लिए तो तीनों पॉइंट कितने कितने नंबर के हो गए? आधे आधे नंबर के हो गए। जो सिंपल सी बात है कि संक्रमण तत्व रंग या रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सर आंसर ये लिखना कि संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इस कारण से ये क्या होते हैं? रंग या रंगीन आयन बनाते हैं। दूसरा चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण भी सीधी सी बात है किस पे आधारित है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित है। तो लिख सकते हो कि जिन संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जिनके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतराकाशी यौगिक। जो संक्रमण तत्वों में क्या होता है कि वो एकदम क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, तो उनके मध्य रिक्त स्थान रह जाता है और उन रिक्त स्थान पर छोटे अधातु परमाणु जैसे आपका हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? आपके अंतराकाशी। तो क्वेश्चन 1.5 नंबर का, तो तीनों का आधा आधा नंबर था, तो आपको ज़्यादा इनके लिए मैटर नहीं लिखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, जलीय विलयन में परमाणु क्रमांक 25 वाले धनात्मक आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आप समझो कि परमाणु क्रमांक कितना कहा? 25। तो 25 पर क्या आता है? आपका मैग्नीज आता है। मैग्नीज का प्रतीक क्या होता है? Mn होता है। कितने नंबर पर आएगा? ये 25 नंबर पे आता है। अब धनात्मक का मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने? 2। अर्थात सीधी बात है मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d5 4s2 +2 का मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए एस से। तो इसका मतलब डी में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीज के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 5। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर √n + 2। तो n का मान कितना हो गया? 5 + 2। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35। तो म्यू बराबर हो जाएगा √35। और इसको हल करोगे तो लगभग आपका जो मान है वो आ जाएगा 5.9292। और मात्रा क्या होता है? बोर मैग्नेट्रॉन। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना कि जलीय विलयन में परमाणु क्रमांक 25 वाले द्विधनात्मक आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना गया? 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका, कार्बोनिल समूह है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है, समझाइए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका आंसर ये होगा कि कार्बोनिल समूह है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है, समझाइए। तो जो कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर क्या होती है? C≡O। अब जो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है, इस कारण से बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होंगे तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आ जाता है आंशिक धनावेश। तो
कार्बन पे आ जाएगा आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पे आ जाएगा ऋणावेश। अब क्या होता है, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के जब नाभिक स्नेह आक्रमण करेगा तो सीधी सी बात है कि वो इजीली कार्बन पे ऋणावेश और नाभिक कार्बन पे धनावेश है और नाभिक स्नेह पर ऋणावेश है, तो ये आसानी से इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी सी, यहाँ जुड़ गया नाभिक स्नेह और यहाँ पर आपका इस ऑक्सीजन पे आ गया माइनस। अब ये एक प्रोटॉन को, ये एक माध्यम में से विलयन में से एक प्रोटॉन को ग्रहण करके इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाती है। इसी कारण से कार्बोनिल समूह वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो इस प्रकार से आप इसको लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि CH3OH PCl5 के साथ क्रिया करके A उत्पाद बनाता है, जो सोडियम प्लस ईथर के साथ अभिक्रिया करके B उत्पाद बनता है, जिसकी क्रिया H2Cl2 के साथ करवाते हैं तो उत्पाद C बनता है। तो हमें A, B और C की पहचान करनी है। देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगर हमें उसकी कंप्लीट नेम रिएक्शन आती है तो ये अपने लिए काफ़ी क्या होगा, इजी होता है। तो जो सबसे पहले CH3OH मेथिल एल्कोहल की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, PCl5 से। तो सीधी बात है कि मेथिल एल्कोहल जब PCl5 से क्रिया करेगा तो मेथिल क्लोराइड बनेगा। अब इस मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया आपने सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाते हो, तो देखो सीधी सी बात है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, वोल्टेज अभिक्रिया। और वोल्टेज अभिक्रिया में आपके दोनों एल्किल जुड़ जाते हैं तो CH3, इसका मतलब इसमें क्या बन गया, एथेन। क्या बन गया, एथेन। अब इस एथेन की क्रिया हमने किससे करवा दी, Cl2 से और ये शायद H न्यू है सूर्य के प्रकाश में, तो यहाँ से एक H बाहर चला जाएगा, उसके साथ में Cl जुड़ जाएगा, तो आपका उत्पाद CH3 CH2 Cl प्लस HCl बन गया। अब देखो यहाँ पूछा A B C को पहचानिए, तो A के रूप में ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। तो यहाँ पर हमने A B C तीनों के बारे में बता दिया है। अब आप इनके नाम जरूर दें कि A के रूप में हमने बना दिया CH3Cl, नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथिल क्लोराइड। बात करें B के रूप में आपका बना CH3 जिसको आप क्या कहते हो, एथेन। C में आपका क्या बना, CH3 CH2 Cl, इसको मैंने नाम दे दिया एथिल क्लोराइड। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की HCOH क्या लिखा है, HCOH CH3COH और Cl CH2 COH को उनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में लिख रहे हो। सबसे पहली बात कि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में ज़्यादा अम्लीय कौन होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। अब यहाँ पर एक Cl जोड़ने से Cl -I प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण इसकी अम्लता और बढ़ जाती है। तो इन तीनों में सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा, क्लोरो एसिटिक अम्ल, उससे कम फॉर्मिक अम्ल और सबसे कम एसिटिक अम्ल। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, CH3COH एसिटिक अम्ल, उससे ज़्यादा आपका क्या रहेगा, फॉर्मिक अम्ल, और सबसे ज़्यादा क्योंकि Cl है वो कौन सा प्रभाव दर्शाती है, -I, तो Cl CH2COH, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एसिटिक अम्ल। लिख देता हूँ, बाकी के नाम तो आप जानते होंगे, क्लोरो एसिटिक अम्ल, इसका नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल और इसका नाम हो गया एसिटिक अम्ल। इसके बाद लघुरात्मक क्वेश्चनों में लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है क्यों। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है क्यों। टाइप करते समय थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं अपने हिसाब से कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है क्यों। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो देखो ये RCOOH क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर ये एक H बाहर निकालेगा तो बनेगा RCOO- प्लस H प्लस। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्बोक्सी
लेट आयन, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन में जो ऋणावेश आता है वो ऑक्सीजन पे आता है, किस पे आता है, ऑक्सीजन पे। और फिनोल से क्या होता है कि जब फिनोल मतलब बेंजीन वाले के ऊपर OH, इससे एक H बाहर जाएगा तो आपकी स्ट्रक्चर ये बनेगी O माइनस और H प्लस। तो जब कार्बोक्सिलेट आयन की जब अनुनादित संरचना बनाते हैं तो उसमें ऋणावेश है वो ऑक्सीजन पे चलता है, जबकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादित संरचना में ये ऋणावेश है वो कार्बन पे आ जाता है। तो इस कारण से कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो फिनोल से अधिक अम्लीय होता है। इसके बाद इसकी आप पूरा क्वेश्चन आपको डिटेल से लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता में अंतर लिखे। देखो सबसे पहली बात है कि जो अणुसंख्यता है वो एक सैद्धांतिक मान है और कोटि होता है वो क्या होता है, प्रायोगिक मान है। कि कोटि कैसा मान होता है, प्रायोगिक मान होता है, और अणुसंख्यता कैसा मान है, सैद्धांतिक मान है। दूसरा, कोटि का मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, जबकि अणुसंख्यता का मान सदैव शून्य नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो पूर्णांक और भिन्नात्मक दोनों में हो सकती है। कोटि पूर्णांक व भिन्नात्मक दोनों हो सकती है, और अणुसंख्यता सदैव क्या होती है, पूर्णांक। एक चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 से ये महत्वपूर्ण बात अपनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 ये तीनों क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के आएंगे, 3-3 नंबर के, और इसमें अथवा वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको अथवा आएगा, 17 में भी अथवा मिलेगा और 18 में भी अथवा मिलेगा। तो ये अपने लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है, जिसके कारण हमें दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पहला क्वेश्चन तो ये था कि अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता में अंतर लिखते हुए शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए, अभिक्रिया वेग के ताप पर निर्भरता को सक्रियण ऊर्जा के आधार पर समझाइए। तो इन दोनों में से मुझे ये क्वेश्चन सही लगा तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में मैंने अंतर बता दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। मैं आपको एग्जाम में अभी भी बता रहा हूँ कि शून्य कोटि या प्रथम कोटि दोनों में से एक आपको जरूर मिल जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हम कैसे व्युत्पन्न करते हैं, काफ़ी बड़ा है, तो इसका जो लिंक है वीडियो का मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको डिटेल से समझ लेना। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में दो आपको क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से अब जो पहले में दिया वोल्टेज अभिक्रिया समीकरण लिखिए, और एक ये कंपाउंड बता दिया, दूसरे में ये। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो हम कर सकते हैं। तो ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे ये लग रहा है क्वेश्चन, तो मैं इसी को करवा देता हूँ। देखो DDT का पूरा नाम लिखिए, तो क्या लिखना है, P डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो DDT का पूरा नाम क्या हो गया, P डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। यहाँ केवल नाम पूछा, संरचना नहीं पूछी, इसलिए मैं संरचना नहीं बना रहा। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को PCl5 के साथ क्रिया कराओ। तो एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, क्रिया किससे करवाई, PCl5, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl बन गया। ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, X हो गया, X बन गया आपका। अब इस X जो बना उसकी क्रिया में एथेनोलिक KOH के साथ करवानी है। तो एथेनोलिक KOH कैसा, एथेनोलिक। अब यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, एथेनोलिक KOH में क्या होता है कि देखो यहाँ से आपका क्या चला जाएगा, KCl बाहर, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर चला जाएगा। तो जो आपका उत्पाद है वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथेन। तो ये आपका क्या बन गया है, Y, और ये आपका क्या बन गया, X। बिल्कुल इजीली है। तो केवल इनको आपको समीकरण के अलावा आपको इनका नाम भी बताना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड। यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो ऊपर एथिल, नीचे जगह नहीं तो इसलिए ऊपर लिख देते हैं एथिल क्लोराइड। और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको आप सभी जानते हो एथिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिन। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल बात समझ रहे होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आप दोनों में से एक करना है, तो इसकी हमें प्रैक्टिस बिल्कुल करनी है। और बिल्कुल अगर आपने चैप्टर अच्छी तरीके से याद किया तो आपकी कोई परेशानी
नहीं आएगी, कि दोनों, इतना तो हमने पढ़ा कि दोनों में से एक क्वेश्चन तो हमें आ ही जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, देखो, एनिलीन की अनुनादित संरचना बनाइए। 1 2 3 एमीन की छायाचित्र को पैनिक प्रभाव के आधार पर समझाइए। ग्रेबिल थैलेमाइड सेंसलेशन अभिक्रिया लिखिए, या इसका दूसरा वाला पार्ट है। तो ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा अपने लिए, हम इसको हल कर लेते हैं। देखो, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम व सूत्र। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम, पहले मैं इसका संरचना सूत्र बना दूँ, बेंजीन वाले, फिर आपका होता है SO2Cl। ये तो हो गई इसकी संरचना सूत्र। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का पूरा नाम क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब दूसरा आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण केवल कौन देता है, प्राथमिक एमीन देता है, प्राथमिक एमीन। तो लिख दिया यहाँ पे RNH2। इस आइसोसाइनाइड परीक्षण में अभिक्रिया किससे होती है, क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म का मतलब CH, Cl, और क्षार के साथ तो क्या लिख दिया, KOH। अब देखो, रिएक्शन हमें ज़्यादा नहीं समझनी है कि 3 K के साथ 3 Cl चले गए, 2H 1H, और ये सब जल के अणु के रूप में बाहर चले गए। तो शेष क्या बचा, RNC। तो ये बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2। तो ये एल्किल साइनाइड बन गया, तो आइसोसाइनाइड परीक्षण हो गया। अगला क्वेश्चन, एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों। तो देखो, एलिफेटिक एमीन को अगर हम लिखना चाहें तो RNH2। एरोमेटिक एमीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर NH2। तो सीधा लिखोगे, ये जो बेंजीन वाले अर्थात फेनिल समूह है वो कौन सा प्रभाव दर्शाती है, -I प्रभाव दर्शाती है। और जो एल्किल समूह है वो कौन सा प्रभाव दर्शाता है, +I। +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इस कारण से इसकी क्षारीयता में वृद्धि होती है। और फेनिल समूह के -I प्रभाव के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है, इसके कारण इसकी क्षारीयता में कमी आती है। दूसरा, ये एनिलीन में जो लोन पेयर होता है वो अनुनाद में भाग ले लेता है। तो इतना आंसर लिख दोगे तो बहुत है आपका। इसके बाद हम बात करें निबंधात्मक क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये दो बड़े क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो उन यहाँ पर भी आपको अथवा वाला ऑप्शन जरूर मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उभय तंतु लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखो, ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु 2 या 2 से अधिक होते हैं लेकिन एक बार में एक ही बंध बनाता है, उसे उभय तंतु लिगेंड कहते हैं। इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं साइड में, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े इसके आंसर देने पड़ेंगे हमें। कि पहला हमने पूछा है उभय तंतु लिगेंड, तो क्या कैसे लिखेंगे, पहले तो हेडिंग लिखे उभय दंतुक लिगेंड। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु, एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु के साथ, केंद्रीय धातु के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। अब जो सवाल को पूरा पढ़ोगे इसमें एक उदाहरण भी दीजिए। तो उदाहरण के रूप में आप जैसे आपने लिख दिया साइनाइड, NO2, थायोसाइनाइड, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक हम बात करें, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल को परिभाषित कीजिए। दोनों की परिभाषा लिखनी है, तो परिभाषा में इसको यहाँ से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको परिभाषा को, कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक की आपको क्या लिखनी है, परिभाषा। जो हेमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसा संकुल जिसमें केवल एक ही प्रकार का दाता परमाणु होता है। तो होमोलेप्टिक
संकुल। ऐसा संकुल जिसमें केवल एक ही प्रकार का लिगेंड होता है, उसे होमोलैप्टिक संकुल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहे CONH3 6 तो इसमें केवल एक ही लिगेंड है, वो क्या, एमीन। अब हम बात करें हेट्रोलैप्टिक संकुल। क्या लिखा मैंने, हेट्रोलैप्टिक संकुल। तो ऐसे संकुल में लिगेंड क्या होंगे, एक से अधिक प्रकार के होंगे। तो ऐसे संकुल जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखना चाहिए तो प्लेटिनम NH3 2Cl2। तो यहाँ लिगेंड दो एमीन है और दो Cl, तो दो अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो गए हेट्रोलैप्टिक में, और होमोलैप्टिक में एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं। तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करें TiH2O 6 का विलयन रंगीन होता है क्यों। देखो सब सीधी सी बातें शॉर्ट में समझा दूँ कि Ti है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का यहाँ ऑक्सीजन अंक क्या है, +3 है। +3 होने का मतलब क्या हो गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे टाइटेनियम का तो आर्गन 3D14H0। किसका, टाइटेनियम 3+ का है। तो D के अंदर कितना है इलेक्ट्रॉन, 1। तो सीधा सा लिखोगे क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें कि अष्टफलकीय संकुलों में समवृक्ष D कक्षकों का क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन चित्र बनाइए। तो इसका जो चित्र का नामांकित जो चित्र है वो आपकी स्क्रीन के सामने, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 19 था, निबंधात्मक क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आपने देखा कि 4 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन इस 4 नंबर के क्वेश्चन को भी 1+1+1+1 में डिवाइड किया हुआ है। तो निबंधात्मक क्वेश्चन भी होंगे तो वो छोटे क्वेश्चनों से ही बने होंगे। इसी कारण मैं सदैव कहता हूँ कि अपने जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े की 2 लाइन की, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, उसी से आपको पेपर अच्छा होगा। इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन, तो निबंधात्मक में एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन एक तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। इसका जो पार्ट वाला ये क्वेश्चन है, तो दोनों में से मुझे वो क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने करवा दिया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर नंबर 12 से एल्डिहाइड कीटोन वाले में, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। रायमंड टिमाना विक्रिया लिखिए, एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक विक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता समझाइए। और रिएक्शन कौन सी, एल्डोस संघनन और क्लीमेंसन अभिक्रिया। और दूसरी इधर आपको दिए हेल्ड-बोला-जेलेंस्की की अभिक्रिया की समीकरण लिखे। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है क्यों। और केनिजारो अभिक्रिया और वोल्फ-किस्लर अपचन अभिक्रिया लिखिए। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि इन दोनों में से जो क्वेश्चन आपको कंफर्टेबल लगे वो हम कर सकते हैं। तो सदैव की तरह जो लास्ट ट्यूशन होता है वो मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ देता हूँ। आप इसको कंप्लीट कीजिए। इन दोनों में से जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसको कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9079242041 पर मैसेज कर दे, जिससे मुझे लगे कि बाकी 1 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है। तो इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे वो हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। इसके अलावा मुझे आपको ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर कैसा लगा है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थोड़ी सी मैंने स्पीड इसलिए रखी है कि फटाफट पेपर हो जाए। एक बात और बता दूं कि जिस स्टूडेंट को केमिस्ट्री का कंप्लीट पेपर आएगा वो 1 घंटे के अंदर पेपर को फिनिश कर लेगा, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में लिखना कम पड़ता है लेकिन छोटी छोटी बातें ज़्यादा पूछी जाती है। तो उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ में आए होगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जय हिंद, जय भारत।